तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिकार का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। लास्की के अनुसार एक राज्य अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। और सांख्य के अनुसार अधिकार वह मार्ग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। अधिकार के आवश्यक लक्षण तो सामाजिक स्वरूप है इसका, फिर कल्याणकारी स्वरूप है इसका, लोक हित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण और सार्वभौमिकता। वर्गीकरण तो नैतिक अधिकार हो सकते हैं वे अधिकार जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, नैतिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। मनुष्य अपने आप में साध्य है तथा उसके नैतिक विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। परंतु दास प्रथा, हेगल निरंकुश शासन को और ग्रीन निजी संपत्ति को नैतिक समझते हैं। कानूनी अधिकार तो लिलाक के अनुसार कानूनी अधिकार वो विशेष अधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। तो कानूनी अधिकार को देख लेते हैं। तो कानूनी अधिकार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरे राजनीतिक अधिकार। तो सामाजिक या नागरिक अधिकार में क्या आता है? समानता। तो इसमें राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण, समुदाय निर्माण, नैतिकता की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार और परिवार का अधिकार, ये सब सामाजिक व नागरिक अधिकार है। जबकि राजनीतिक अधिकार क्या है? मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र और संपत्ति देने का अधिकार, राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। तो शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा को कार्य रूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण होता है। यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या शासन जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सर्वसामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती है तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। तो न केवल एक नैतिक अधिकार है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी। लास्की, नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। अधिकार तो अधिकार नकारात्मक हो सकते हैं, अधिकार सकारात्मक हो सकते हैं। नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं? तो व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य की ओर से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक प्रकार का निगेटिव राइट है। पूंजीवादी राज्य में इस पर बल दिया जाता है, निगेटिव राइट। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट या मिनिमल स्टेट की बात की जाती है। सकारात्मक अधिकार तो व्यक्ति के आत्म विकास को सहायता देने के लिए राज्य कुछ करे। उदाहरण के लिए चिकित्सा का अधिकार, काम का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। समाजवादी राज्य में इस पर बल दिया जाता है। अधिकार विषयक सिद्धांत, अधिकारों का उदारतावादी सिद्धांत। प्रारंभ में नकारात्मक अधिकारों पर बल, परंतु बाद में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत सकारात्मक अधिकारों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। अधिकार के समाज कल्याणकारी सिद्धांतकारों का मानना है कि अधिकार समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। इसके प्रमुख समर्थक बेंथम, लास्की, मिल, मैकाइवर आदि हैं। मिल के अनुसार समाज कल्याण और व्यक्ति के विकास में कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज कल्याण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या लास्की ने की है। उनके अनुसार अधिकारों का औचित्य उसकी उपयोगिता के आधार पर आंका जाना चाहिए। टी.एच. ग्रीन ने अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीव के रूप में उसके व्यवसाय और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तो कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले विद्यमान थे जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, नेचुरल राइट्स कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया है, बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है।
ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निहित है, राज्य के अस्तित्व पर भी आश्रित नहीं है। हॉब्स के अनुसार जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान लेवियाथन सत्ता को सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी का आदेश मानने को बाध्य होता है। रूसो के विचार से जब राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके सामान्य इच्छा जनरल विल के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, क्योंकि इस तरह से उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह नागरिक स्वतंत्रता के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्राकृतिक अधिकार के आलोचक यह मानते हैं कि प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट और भ्रामक है। जीडी रिची ने प्राकृतिक शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं, जैसे समस्त ब्राह्मण, सृष्टि का निर्जन प्रदेश, पूर्व आदर्श या उद्देश्य इत्यादि। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना तो बेंथम, मिल, ग्रीन और बोसांके जैसे अध्ययनवादियों ने की है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अराजकतापूर्ण भ्रांतियों की संज्ञा दी। मार्क्स ने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार किया। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। इसके समर्थक यह तर्क देते हैं कि यदि तथाकथित प्राकृतिक अधिकार कानूनी अधिकारों के अनुरूप हों तो फिर उनकी जरूरत क्या है? यदि वे उनके विरुद्ध हों तो उसका फायदा क्या है? यही कारण है कि कानूनी अधिकारों के प्रमुख नायक जर्मी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई। ऐतिहासिक सिद्धांत तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक एडमंड बर्क है। सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य नकारात्मक सकारात्मक अधिकार एक साथ प्रदान किए जा सके, इस व्यवस्था की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति लास्की के चिंतन में देखने को मिलती है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। लास्की ने उदारवाद से जुड़े हुए राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ समाजवाद से जुड़े हुए आर्थिक अधिकारों की रक्षा पर भी बल दिया है। उसने तर्क दिया है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। सेवाधर्मी राज्य यानी सर्विस स्टेट का समर्थन करते हुए लास्की ने न्यायपूर्ण समाज की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। लास्की को पूरा विश्वास है कि लोकतंत्री ढांचे के अंतर्गत उदारवादी और समाजवादी मूल्यों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। अतः कामगार वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि यह वर्ग पूंजीपति वर्ग से को परे हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ले। चूंकि अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिकारों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। अधिकार और कर्तव्य। जब अधिकार नैतिक आधार पर स्थापित किए जाते हैं तब यह आवश्यक होता है कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हों। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की के शब्दों में, मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा प्रदान करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आप को दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूं। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो राज्य का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लास्की ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों की बात एक न्यायपूर्ण समाज में की है। वाइल्ड अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। गांधी, कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः मिल जाएगा। अधिकार और कर्तव्य को लास्की एक दूसरे का पूरक मानते हैं। निष्कर्षतः लास्की ने एक कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया। अधिकार का स्वरूप। पूंजीवादी राज्य में सारे अधिकार पूंजीपति में समाहित होते हैं। कामगार वर्ग के तथाकथित अधिकार मुफ्त प्रतिस्पर्धा के नियम पर आधारित होते हैं। समाजवादी राज्य में कामगार वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग की भूमिका संभाल लेता है, बाद में वर्गहीन समाज हो जाता है। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं, अतः सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता है, परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह विकसित हो जाती हैं और सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। अकेले अधिकार अराजकता को जन्म देंगे और उनमें वे स्वयं भी निरर्थक और निराधार हो जाएंगे। अकेले कर्तव्य निशंस तंत्र को जन्म देंगे जिनमें नागरिकों का व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा। अब हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। सामाजिक वैमनस्य है। समानता एक बहुआयामी धारणा है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार समानता एक बहुरूपिया के समान है जो बड़ी आसानी से अपना
स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती। अप्पा दुराय के अनुसार यह कहना कि सब मनुष्य समान हैं ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है। अरस्तु ने समानता का अर्थ अनुपातिक समानता के रूप में व्यक्त किया है। प्लेटो व अरस्तु समानता का विरोध करते हैं। रूसो ने समानता की जोरदार सिफारिश की और असमानता को संपत्ति तथा सभ्यता से के साथ जोड़ा है। समानता का उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन लास्की ने किया है। सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, पोलिबियस आदि विचारकों ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। समता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इस विचारधारा के समर्थक लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन, मिचेल और पेरेटो हैं। जाया बर्लिन ने स्वतंत्रता के केंद्र को मूल बनाते हुए समानता के दावे को पीछे छोड़ दिया है। समता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। हैरिंगटन, मैटलैंड, गॉडविन, रूसो, बार्कर, लास्की आदि विद्वानों ने यह माना है। प्रोफेसर पुलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या केवल एक हल है और वह हल है समानता। लास्की, स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। टॉनी, लास्की और मैकफर्सन भी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की के अनुसार समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समानता के विभिन्न पक्ष तो पहला है विधिक या कानूनी समानता। इसके अनुसार राज्य अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे तथा सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता देना नागरिक समाज की मुख्य विशेषता है। इसमें निम्न बातें शामिल हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, कानून का समान संरक्षण। फिर कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता और लास्ट में है विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। राजनीतिक समानता, इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। सामाजिक समानता, तो इसके अनुसार समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए और धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ है विवाह संबंधों एवं खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव। आर्थिक समानता, इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीतिक संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है। मैथ्यू आर नॉल्ड के अनुसार असमानता धनिक वर्ग को संपन्न बनाती है, मध्यम वर्ग को बुरा और निम्न वर्ग को बर्बर बनाती है। रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। समता और समानता में संबंध, तो डी टॉकविले एवं लॉर्ड एक्टन जैसे विद्वानों का विचार है कि समता और समानता परस्पर विरोधी। डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समता की आशा ही व्यर्थ हो गई। राजनीति विज्ञान में समता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है उस अर्थ में समानता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। समता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। यदि समान अवसरों के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथार्थ क्षमता का उपभोग कर सकेता है। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं व स्वतंत्रता को ही नहीं, तो समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। प्रोफेसर पुलार्ड के शब्दों में जनता की समस्या का केवल एक हल है, वह हल है समानता। आर.एस. टॉनी के अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है।